मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में भी हमारे सभी चैप्टर हो चुके हैं। सिर्फ वार्षिक हिसाब और गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब बाकी है। स्कूल और क्लासेस चालू होने की वजह से समय नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि वार्षिक हिसाब की वीडियो एटलीस्ट कम से कम सर अपलोड कीजिए, क्योंकि इस पार्ट में हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सही में भी दोस्तों ये पार्ट थोड़ा लेंदी है, कठिन है, और 12वीं के लिए या आगे जब तक आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तब तक के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लास्ट टाइम हमने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वार्षिक हिसाब का नमूना यानी व्यापार खाते का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना, और साथ ही साथ दूसरे एक वीडियो में समायोजन, महत्वपूर्ण समायोजन, ऐसे तो बहुत सारे समायोजन हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो आपके सवालों में आपको काम आने वाले हैं, ऐसे महत्वपूर्ण समायोजनों की हिसाबी असर वो मैंने आपको समझाया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम उदाहरण नंबर 4 करने वाले हैं। पेज नंबर 129 पर है आपके बुक में। कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको जरूर स्क्रीन पर दिखाई दे। उदाहरण नंबर 4, कृपा की तारीख 31/3/15 के दिन के सकल तलपट पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उदाहरण नंबर 4 के ऊपर समायोजन बिना का वार्षिक हिसाब, यानी ये जो वार्षिक हिसाब है समायोजन बिना का है। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जो वार्षिक हिसाब पूछा जाए वो समायोजन बिना का हो, लेकिन हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले हम बिना समायोजन का जो वार्षिक हिसाब है, जिसमें सकल तलपट दिया हुआ है, उसको हम पूरा हल करने की कोशिश करते हैं। वो हमें आ जाएगा तो धीरे धीरे समायोजनों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन खैर, इसमें भी एक समायोजन तो है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वार्षिक हिसाब का सवाल कैसा होता है, तो एक सकल तलपट दिया होता है और उसके नीचे अतिरिक्त जानकारी या समायोजन दिया होता है। तो इसके नीचे भी एक छोटा सा समायोजन है। भले ही कहा है कि बिना समायोजन का वार्षिक हिसाब, लेकिन फिर भी एक समायोजन दिया हुआ है नीचे। तारीख 31/3/15 आप देख सकते हैं, सकल तलपट दिया है। पहले तो कृपा का तारीख 31/3/15 के दिन का सकल तलपट में अलग अलग खातों का नाम और उसका उधार शेष और या जमा शेष जो भी है, जिसका उधार है तो उधार, जमा है तो जमा, वो दिया है। और उस सकल तलपट के नीचे एकदम लास्ट में, पेज खत्म होने से थोड़ा पहले, तारीख 31/3/15 के दिन स्टॉक की मूल कीमत 10,000 थी, जबकि उसकी बाजार कीमत 12,000 थी। अंतिम स्टॉक 31/3 लिखा है, मतलब कौन सा स्टॉक है वो? अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक की दो असर क्या होती है? तो समायोजन में पहला समायोजन ही मैंने आपको समझाया था, अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक की पहली असर होती है व्यापार खाते के जमा में, और दूसरी असर होती है पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। कौन सी कीमत लेंगे तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और अगर नहीं बताया था तो अभी आप ध्यान से सुन लीजिए कि दो कीमत दी होगी आपको, मूल कीमत और बाजार कीमत। ना आपको मूल कीमत को ध्यान में रखना है, ना बाजार कीमत। दोनों कीमत में से जो कीमत कम होगी उसको आपको ध्यान में लेना है। दो कीमत दिया होगा स्टॉक का, तो दोनों कीमत में से जो कीमत कम होगी उसे आपको ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे दो कीमत कितनी कितनी है? 10,000 और 12,000। 10,000 और 12,000 में से कम कौन सा है? 10,000। तो आपको अंतिम स्टॉक क्या ध्यान में रखना है? 10,000। कहाँ कहाँ आएगा अंतिम स्टॉक? तो एक आएगा व्यापार खाते के जमा में और दूसरा आएगा पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। चलिए, अब इस सवाल में सिर्फ हमें उदाहरण नंबर 4 में सिर्फ हमें 3 खाते ही बनाने हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट। लगभग आधे पेज का व्यापार खाता, आधे पेज का लाभ हानि खाता और 1 पेज का पक्की तलपट आपको बनाना होता है। अगर आपके पास फुल स्केप की नोटबुक है, 30 लाइन वाली अगर पेज है आपका, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप दुविधा में पढ़ना नहीं चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते, तो 1 पेज का व्यापार खाता, 1 पेज का लाभ हानि खाता और 1 पेज का पक्की तलपट बना देंगे तो जगह की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 पेज का व्यापार खाता, 1 पेज का लाभ हानि खाता और 1 पेज का पक्की तलपट। सबसे पहले हमें समायोजनों को पढ़कर टिक करना होता है। तो आज तो कोई समायोजन है ही नहीं, सिर्फ अंतिम स्टॉक के अलावा, तो आज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और दिन जब आगे के सवालों में हम समायोजनों के सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? जितने भी समायोजन दिए होते हैं उन समायोजनों को पढ़कर, जिसके ऊपर वो समायोजन होता है, जैसे मकान पर घिसाई गिनिए, तो मकान पर जाकर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। जब हम सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज फिलहाल कोई समायोजन नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बना दिया है उदाहरण नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, आप लिख दीजिएगा। उदाहरण नंबर 4 है ये, कृपा का तारीख 31/3/15 को पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब, जिसमें पहला खाता है व्यापार खाता। आपको लगभग रेगुलर 3 खाते बनाने होंगे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट। जगह के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि आधे पेज का व्यापार खाता बना सकते हैं, आधे पेज का लाभ हानि और 1 पेज का पक्की तलपट, नहीं तो 1-1 पेज का आप तीनों बना सकते हैं।
तो व्यापार खाता बना दिया है, विवरण रकम, लाभ हानि खाता भी देख सकते हैं आप, विवरण रकम, और पक्की तलपट पूंजी दायित्व रकम, संपत्ति लेना रकम। व्यापार खाता और लाभ हानि खाता का जो लेफ्ट साइड है यानी बायां पक्ष है वो उधार, और जो राइट साइड है दायां पक्ष है वो जमा। लाभ हानि खाते में भी जो लेफ्ट साइड है वो उधार और राइट साइड है वो जमा। पक्की तलपट में उल्टा होता है, मैंने पहले भी बताया था, लेफ्ट साइड पे जमा और राइट साइड पे उधार। इन खातों में क्या आता है ये नमूने में मैंने बताया है, लेकिन 2 मिनट लगेगा, मैं उन नमूनों को फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी, अगर समायोजन है अन्य रीत से माल की जावक वाला तो वो भी हम माइनस करेंगे, यानी प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। और उसके बाद मैंने आपको स्लोगन लिखवाया था, आ मजनू डे, उसके खर्च यानी आवक माल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, रेलवे नूर, जकात, डेमरेज, इस तरह के खर्च, और कारखाने से संबंधित या फैक्ट्री का संबंधित कोई खर्च होगा तो वो भी लिखा जाएगा। जमा साइड पे व्यापार खाते के जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। लाभ हानि खाते के उधार में यानी व्यापार खाता जब बंद करेंगे तो वहाँ से हमें सकल लाभ या सकल हानि मिलेगा, जो हम लाभ हानि खाते ले जाएंगे। लाभ हानि खाते के उधार में जो खर्च व्यापार खाते में नहीं आते हैं ऐसे खर्च लाभ हानि खाते में लिखे जाएंगे, जैसे वेतन, बीमा प्रीमियम, डाकतार खर्च, स्टेशनरी खर्च, भाड़ा, जावक मालगाड़ी किराया, इस तरह से और भी खर्च, डूबत ऋण, किसी भी संपत्ति की घिसाई, बराबर, स्टेशनरी छपाई, और भी जो खर्च आएगा उस समय अगर वो व्यापार खाते में नहीं आने वाला होगा तो वो खर्च किस में आएगा, लाभ हानि खाते में आएगा। लाभ हानि के जमा में प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त दलाली, प्राप्त कमीशन, वो सब लाभ हानि खाते के जमा में। लाभ हानि खाता जब आप बंद करेंगे तो इसमें से आपको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि मिलेगा। अगर शुद्ध लाभ मिलेगा तो पूंजी में हम जोड़ेंगे और शुद्ध हानि मिलेगा तो आहरण में जोड़ेंगे। उसके बाद पूंजी दायित्व में पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज प्लस शुद्ध लाभ। कब? लेकिन जब समायोजन होगा तब। समायोजन नहीं होगा तो सिर्फ पूंजी प्लस शुद्ध लाभ घटाओ आहरण प्लस शुद्ध हानि, तब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समायोजन में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज गिनिए या अतिरिक्त पूंजी लेकर आए हैं, ऐसा कुछ लिखा होगा तब वो लंबा सा फॉर्मेट लिखना है, नहीं तो सिर्फ आपको लिखना है पूंजी प्लस शुद्ध लाभ घटाओ आहरण प्लस शुद्ध हानि। कुछ सर और कुछ टीचर नहीं होने के बावजूद, समायोजन नहीं होने के बावजूद भी वो पूरा लिखवाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समायोजन नहीं है तो हमें पता ही है कि समायोजन पूंजी पर ब्याज नहीं कहा है या वृद्धि नहीं कहा है, तो लिखकर भी हमें डैश ही करना पड़ेगा, उसके अंदर आएगा कुछ भी नहीं, हमारा समय ऐसे ही वेस्ट होगा। इसलिए अगर समायोजन नहीं है तो फिक्स है कि खाली क्या लिखना है आपको, पूंजी प्लस शुद्ध लाभ घटाओ आहरण प्लस शुद्ध हानि, बस। उसके बाद अनामत, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, कोई लोन लिया होगा तो ली लोन, लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्ताएं। उस तरफ पहले स्थायी संपत्ति, स्थायी में भी दृश्य, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, मोटर कार। उसके बाद अदृश्य संपत्ति, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिर विनियोग, चालू संपत्ति में रोकड़ शेष, बैंक शेष, स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आए। तो ये फॉर्मेट था जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और आज भी इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब चलिए हम उदाहरण नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। शुरू से ही स्टार्ट करना है दोस्तों। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पहले व्यापार खाता कंप्लीट करते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाते हैं, फिर पक्की तलपट। ऐसा करेंगे तो 1 घंटे में भी वार्षिक हिसाब पूरा नहीं होगा। सब हम लाइन से ही पढ़ते जाना है और सबकी एंट्री करते जाना है। तो सबसे पहला नाम है प्रारंभिक स्टॉक। तो हमें अच्छी तरह से मालूम है प्रारंभिक स्टॉक कहाँ आएगा, तो व्यापार खाते के उधार में सबसे ऊपर आता है प्रारंभिक स्टॉक। तो हम व्यापार खाते के उधार में लिख देंगे प्रारंभिक स्टॉक 60,000। प्रारंभिक स्टॉक के बाद दिया हुआ है पूंजी और आहरण, दोनों साथ में दिया हुआ है। तो पूंजी और आहरण कहाँ आएगा, तो पूंजी और आहरण दोनों पूंजी दायित्व में आएगा। कैसे लिखेंगे, तो पहले पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, और फिर घटाओ आहरण प्लस शुद्ध हानि, आहरण प्लस शुद्ध हानि। अब ऐसे तो लगभग सभी सवालों में शुद्ध लाभ ही आया करेगा, लेकिन हमें पहले से पता नहीं इसलिए हमें लिखना है, फॉर्मेलिटी करना है। पूंजी प्लस शुद्ध लाभ घटाओ आहरण प्लस शुद्ध हानि। अब पूंजी आहरण दोनों साथ में दिया है, एक 12,000 दिया है, एक 2 लाख दिया है। तो उसमें से पूंजी कौन सा होगा और आहरण कौन सा होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि पहले पूंजी का नाम दिया है इसलिए पहला वाला पूंजी होगा, बाद में आहरण का नाम दिया इसलिए बाद वाला आहरण होगा। बिल्कुल गलत। आपको पहले से पता होना चाहिए कि पूंजी हमेशा जमा होता है और आहरण हमेशा उधार होता है। तो पूंजी कितना होगा, 2 लाख, और आहरण कितना होगा, 12,000। पूंजी होगा 2 लाख और आहरण कितना होगा, 12,000। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पहले पूंजी का नाम लिखा है तो पहला वाला पूंजी और बाद में आहरण का नाम लिखा है इसलिए दूसरा वाला आहरण, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप पहले से ही रोज नामचा चैप्टर से ही सीख रहे हैं, खातों का शेष पहले से आपको पता है कि पूंजी हमेशा जमा होता है और आहरण हमेशा उधार होता है। दूसरी बात कि ज़्यादा रकम कौन सी है, पूंजी की रकम 2 लाख है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12,000 पूंजी हो और 2 लाख आहरण हो, मालिक 12,000 लेकर आता हो और 2 लाख ले जाता हो, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं। और खैर आपको याद रखना है कि पूंजी की जमा शेष होती है और आहरण की उधार शेष होती है। ठीक है, उसके बाद है मकान, यंत्र, फर्नीचर और फिटिंग्स। तीनों नाम मैंने साथ में क्यों पढ़ा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, संपत्ति है। आपको सिर्फ देख देख कर संपत्ति लेना, साइड पे लिख देना है। मकान दिया हुआ है 1 लाख, मकान के नीचे लिखा हुआ है यंत्र, वो है 50,000, और उसके नीचे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर और फिटिंग्स, मैं खाली फर्नीचर ही लिख रहा हूँ, वो है 10,000। चलिए, उसके बाद है खरीदी और बिक्री। आपको अच्छे से मालूम है खरीदी बिक्री हम कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते में। तो व्यापार खाते के उधार में आता है खरीदी और व्यापार खाते के जमा में आता है बिक्री। तो खरीदी उधार वाला कहलाता है, क्योंकि खरीदी हमेशा उधार होता है, इसलिए खरीदी उधार वाला कितना, 1,15,000, और बिक्री जमा वाला, तो जमा वाला कितना है, 3,16,000। अंदर की तरफ क्यों लिखा है, तो मैंने नमूने में भी इसको अंदर की तरफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि खरीदी में से भविष्य में हमें आगे जाकर क्या माइनस करना होगा, खरीद वापसी, और बिक्री में से क्या माइनस करना होगा, बिक्री वापसी। अब खरीद वापसी और बिक्री वापसी माइनस करना है तो ढूंढने नहीं लगना आपकी खरीद वापसी कहाँ दिया हुआ है, बिक्री वापसी कहाँ दिया हुआ है, ऐसे जगह छोड़ के रखना है। अपने आप नीचे हम जाएंगे तो खरीद वापसी और बिक्री वापसी मिलेगा, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन याद से खरीदी और बिक्री दोनों को आपको अंदर लिखना है, उसको आपको बाहर लिखना नहीं है। चलिए, खरीदी और बिक्री के बाद क्या है, मजदूरी और आवक माल गाड़ी किराया। दोनों का नाम क्यों साथ में लिया, क्योंकि दोनों के दोनों खर्च किसके खर्च है, व्यापार खर्च खाते के खर्च है, आपके फेवरेट खर्च जो आ मजनू डे वाले स्लोगन से आते हैं। तो मजदूरी जो लगभग रोज आएंगे, ये खर्च जो है, ये दोनों खर्च लगभग हर सवाल में आया करेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मजदूरी है 1,500, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बीच में लाइनिंग नहीं की हुई है तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। आवक माल गाड़ी भाड़ा ये दिया हुआ है 3,000। उसके बाद नीचे लिखा है खरीद वापसी और बिक्री वापसी। तो आपको पता है कि खरीद वापसी जमा होता है वो खरीदी में से माइनस होगा, और बिक्री वापसी उधार होता है वो बिक्री में से माइनस होगा। तो खरीद वापसी कितना है, 14,000। तो 1,15,000 में से 14,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,01,000। कितना आएगा, 1,01,000। और बिक्री वापसी कितना दिया हुआ है, 10,000। तो वो भी आपको पता है बिक्री वापसी किस में से माइनस होगा, बिक्री में से। तो कितना है बिक्री वापसी, 10,000। तो 3,16,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 3,06,000। चलिए, खरीद वापसी बिक्री वापसी हो गया। उसके बाद दिया है दिया बट्टा और उसके नीचे लिखा है प्राप्त बट्टा। तो दिया बट्टा लाभ हानि खाते के उधार में और प्राप्त बट्टा लाभ हानि खाते के ही जमा में। आप देख भी सकते हैं कि दिया बट्टा का उधार शेष दिया हुआ है और प्राप्त बट्टा का जमा शेष दिया हुआ है। ऊपर से दोनों तरफ एक एक लाइन छोड़ना है, इधर सकल हानि के लिए और इधर सकल लाभ के लिए, नियम के हिसाब से, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं है कि सकल लाभ आने वाला है या सकल हानि, इसलिए दोनों तरफ एक एक लाइन छोड़ना है। ऊपर से हमेशा दिया बट्टा कितना है, तो दिया बट्टा है 8,000 और प्राप्त बट्टा है 3,000। दिया बट्टा है 8,000 और प्राप्त बट्टा है 3,000। दिया बट्टा उधार में दिया है इसलिए हम उधार में लिखेंगे और प्राप्त बट्टा जमा में लिखेंगे। दिया बट्टा हमारा खर्च है और प्राप्त बट्टा हमारे लिए उपज है। चलिए, प्राप्त बट्टा के बाद है वेतन, विज्ञापन खर्च, किराया और कर। तीनों के तीनों क्या है, खर्च है, और तीनों खर्च ऐसे हैं जो व्यापार खाते में नहीं आते। मान लीजिए कि आपको लाभ हानि का याद नहीं है, लेकिन आपको ये कंफर्म है, ये पक्का अच्छी तरह से पता है कि ये जो तीनों खर्च है ये तीनों के तीनों खर्च है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों क्या है, खर्च है। और ये भी कैसे पता होगा, उधार शेष दिया है, तो उधार शेष दिया होगा तो या तो खर्च होगा या तो संपत्ति होगा। तो संपत्ति तो आप नाम से ही जानते हैं, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब संपत्ति होता है। तो आप ये कंफर्म कर लिए कि भाई खर्च है। दूसरा आपको क्या कंफर्म करना है कि वो व्यापार खाते में नहीं आता है, ये खर्च व्यापार खाते में नहीं आते हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं भी याद है लाभ हानि, तो भी आप समझ जाएंगे कि अगर व्यापार खाते में ये खर्च नहीं आता है तो कहाँ पे आएगा, तो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा। तो क्या क्या है, तो वेतन, उसके नीचे है विज्ञापन खर्च और उसके नीचे है किराया कर। तीनों को मैं साथ में लिख दूंगा, वेतन, विज्ञापन खर्च, किराया कर। तो जिसमें से वेतन है 48,000, किराया कर है 4,000, सॉरी विज्ञापन खर्च है 4,000 और किराया कर है 1,500।
उसके नीचे लिखा हुआ है किराया कर के नीचे प्राप्त ब्याज, प्राप्त लिखा हुआ है तो कहाँ पे आएगा, लाभ हानि खाते के जमा में प्राप्त ब्याज। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि उसकी जमा शेष दी हुई है, यानी जमा में दिया हुआ है, कितना दिया है जमा में 1000। प्राप्त ब्याज के नीचे लिखा हुआ है स्टेशनरी और छपाई, यानी स्टेशनरी खर्च एक तरह से, तो खर्च है तो कहाँ पे, लाभ हानि खाते के उधार में स्टेशनरी छपाई। तो स्टेशनरी छपाई का कितना दिया हुआ है, तो स्टेशनरी छपाई का 2000। उसके नीचे हाथ शिलक, बैंक शिलक, हाथ शिलक मतलब हाथ पर रोकड़, रोकड़ शेष, बैंक शिलक मतलब बैंक शेष, और लेनी हुंडी, ये तीनों के तीनों क्या है, संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, तो चालू संपत्ति है। थोड़ा नीचे से लिखना है आपको। हाथ पर शिलक मतलब रोकड़ शेष, अब उन्होंने हाथ पर शिलक लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे हाथ पर शिलक, लेकिन आपको मतलब बता दे रहा हूँ, हाथ पर शिलक का मतलब हुआ हाथ पर रोकड़, रोकड़ शेष यानी कितना रोकड़ बचा है वो। तो हाथ पर शिलक है 10,000। उसके बाद बैंक शिलक, और उसके नीचे है लेनी हुंडी। ये तीनों के तीनों क्या है, चालू संपत्ति है, संपत्ति है। और कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति। तो हाथ पे शिलक है 10,000, बैंक शिलक है 80,000 और लेनी हुंडी है 5,000। उसके बाद बस खत्म ही होने वाला है दोस्तों। देनी हुंडी, देनी हुंडी की कौन सी बाकी दी है, जमा बाकी, और आपको पता है कि लेनी हुंडी संपत्ति है, तो देनी हुंडी क्या है, दायित्व है। तो देनी हुंडी जमा साइड पे यानी पूंजी दायित्व वाले साइड पे, देनी हुंडी कितना 6,000। देनी हुंडी के बाद क्या लिखा हुआ है, देनदार। अब मान लीजिए आप भूल गए हैं कि देनदार इधर आएगा कि इधर आएगा, तो आप देख सकते हैं ना कि उसकी कौन सी शेष दी है, उधार शेष दी है, तो कहाँ आएगा, तो उधार में आएगा। तो उधार वाला साइड कौन सा है, ये है। तो देनदार आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी जगह खाली है तो ऊपर भी लिख सकते हैं। देनदार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देनदार कितना 80,000, और जब देनदार इस तरफ है तो लेनदार क्या है, दायित्व है, वो जमा बाकी दी हुई है तो वो इस तरफ आएगा। लेनदार कितना है, लेनदार 60,000। तो इस तरह से हमने सकल तलपट की सभी एंट्री कर दी। जो उधार में था तो कहीं ना कहीं हमने उधार में लिखा है, जो जमा में है वो कहीं ना कहीं हमने जमा में लिखा है। हाँ, याद से हम एक समाजन भी दिया हुआ है, उसको हम याद से कर देंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। समाजन क्या दिया हुआ था, अंतिम स्टॉक 10,000 है मूल कीमत, जिसकी बाजार कीमत कितनी है 12,000। तो हमें कौन सी कीमत ध्यान में रखना है, जो कीमत कम है, तो कम कीमत कौन सी है 10,000। अब अंतिम स्टॉक समायोजन में दिया हुआ, तो समायोजन की कितनी असर होती है दोस्तों, 2 असर होती है। तो अंतिम स्टॉक की 2 असर कहाँ कहाँ पे, एक व्यापार खाते के जमा में अंतिम स्टॉक 10,000, और दूसरी असर कहाँ पे, संपत्ति लेना में, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। आप नीचे से भी लिख सकते हो, ऊपर भी जगह है तो मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, अंतिम स्टॉक 10,000 आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये उदाहरण नंबर 4 पूरा हो गया। अगर समायोजन होगा भी दोस्तों तो जितना अभी हमने किया उतना तो करना ही है, थोड़ा बहुत और एंट्री बढ़ जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा इतना भी नहीं बढ़ेगा, बराबर। जितना हमने किया है उतना रहेगा, और थोड़ी 2-4 एंट्री जैसे समाजन में दी होगी उस अनुसार 2-4 एंट्री और बढ़ जाएगी। अब हम बारी बारी से खाते बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, जो सबसे पहले आता है व्यापार खाता। तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि जमा का योग ज़्यादा हो रहा है, तो जो योग ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखना है हमें। तो ये मौखिक ही हम जोड़ सकते हैं, 3,06,000 और 10,000 कितना होगा, 3,16,000। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 3,16,000। अब क्या करना है आपको, 3,16,000 में से ये चारों के चारों माइनस करना है, और इधर लिखना है सकल लाभ। क्या मिलेगा इधर, सकल लाभ, जिसे हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले गए, ऐसा भी लिखना कंपलसरी है। सकल लाभ, लाभ हानि खाते ले गए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 12 में से 12 नंबर लाना है, मुझे 12 में से 12 मार्क्स मिले, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सकल लाभ क्वेश्चन मार्क, जो कहाँ ले गए, लाभ हानि खाते ले गए। 3,16,000 में से आपको क्या करना है, ये सब माइनस करना है। तो चूंकि अब आंसर उपलब्ध है तो मैं लिख दे रहा हूँ 3,16,000 में से ये चारों के चारों आप माइनस करेंगे तो 1,50,500। अब यहाँ पर उधार में आया तो उसकी क्रॉस एंट्री करेंगे। यहाँ उधार में आया तो वहाँ कहाँ लिखेंगे, जमा में। किसके जमा में, लाभ हानि खाते के जमा में। सकल लाभ 1,50,500, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यापार खाते से लाए, व्यापार खाते से लाए, ऐसा लिख देंगे। अब ये भी जमा का ही योग ज़्यादा आएगा, 50 और 3 53 और 1 54, 1,54,500। जो टोटल ज़्यादा होगा वो हमें दोनों तरफ लिखना है, तो ये ज़्यादा है तो यही यहाँ पे भी लिखेंगे 1,54,500। अब क्या करना है, 1,54,500 में से ये सब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, जो हम ले जाएंगे पूंजी खाते। कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये सब माइनस कर देना है। तो ये सब आप माइनस करेंगे तो 91,000,
91,000 91,000। इसको कहाँ लिखना है, तो इसके लिए भी हमने पहले से जगह बना कर रखा है। ये देखिए पूंजी के नीचे लिखा हुआ है शुद्ध लाभ 91,000। अब शुद्ध लाभ आ गया मतलब शुद्ध हानि नहीं आएगा, इसलिए डैश कर दे रहा हूँ। अब क्या लिखा है, पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, यानी 2 लाख और 91,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2,91,000 और यहाँ पे 12,000, यहाँ पे डैश लिखा है मतलब 12,000 ही आएगा। अब 2,91,000 में से आपको 12,000 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो शुद्ध पूंजी मिलेगा आपको 2,79,000 79 2,79,000। अब सबसे मेन बात है दोस्तों परीक्षा की घड़ी। परीक्षा की घड़ी मतलब आपके दोनों पक्षों का योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर आपके दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आ रहा है मतलब आपसे कुछ गलती हुई है, आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। खैर चिंता करने की बात नहीं है, अगर बराबर नहीं भी आएगा तो भी 12 में से 0 मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपने जितनी एंट्री सही की होगी उस अनुसार आपको 12 में से 8, 9, 10 तक भी मार्क्स मिल सकते हैं, 7, 6, अब जिस अनुसार आपने सही किया होगा, लेकिन 10 मैक्सिमम 10 तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो 12 में से 10 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। अब कुल योग करेंगे तो कुल योग दोनों पक्षों का कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं कर ले रहा हूँ 3,45,000 जमा पक्ष का भी योग आएगा और 3,45,000 अगर आपने सही किया होगा तो उधार पक्ष यानी संपत्ति पक्ष का भी योग आएगा। तो दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये उदाहरण नंबर 4 है। भले ही ये बिना समायोजन का उदाहरण था, यानी समायोजन सिर्फ एक ही था अंतिम स्टॉक, लेकिन आगे भी हमें इसी तरह से एंट्री करना है, इसी तरह से काम करना है। अगर समायोजन होगा तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, 2-3 एंट्री खाली बढ़ जाएगी, बाकी सब काम आपको इसी तरह से करना है। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्वाध्याय की तरफ ले चलूँ। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 6 ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।